गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई, फिर अपने सेशन को शुरू करेंगे हम लोग। और आज की क्लास आप लोगों की इंग्लिश की रहने वाली है, जिसके अंदर हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे अपना। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपना वॉइस का। एग्ज़ाम आपने भी दिए हैं, है ना, या फिर मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करके देखा हो, तो आपको ये पता है कि वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर वॉइस और साथ में लास्ट में हमारा वोकैब का सेशन भी रहेगा, जिसके अंदर हम लोग इडियम्स करेंगे विद पिक्चर। ठीक है जी, तो आ जाइए सारे बच्चे। यहाँ देखो भाई, आज है ना ट्रिक के साथ करेंगे ना, अपने कोई रूल्स याद करना है, कुछ भी नहीं करना। पहले एक बार बेसिक सा, और ये क्लास है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, जिस बच्चे ने पहले थोड़ा बहुत कर रखा है वही क्लास को देखे, क्योंकि हम डीपली नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ट्रिक के साथ, ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचे और एकदम से हम अपने ऑप्शंस पे पहुंच जाए। ठीक है, देखो वॉइस के अंदर क्या है। सबसे पहले पार्ट देखो फटाफट, थोड़ा सा बेसिक बता दूं, तब तक बच्चे आ जाएंगे सारे। एग्जामिनर क्या करेगा, 99% आपको एक्टिव वॉइस देगा, जिसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो है ये, आप लोगों को पता ही है, अगर आप YouTube पे आए हो इसका मतलब आपका थ्योरी सेशन कंप्लीट है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, 1% होता है कि वो पैसिव वॉइस आपको देगा, आपको एक्टिव में जाना है। तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब फर्स्ट ही सेंटेंस देख लो, शी गिव्स मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। आपने सबसे पहले वर्ब के ऊपर कंसंट्रेट करना है। किसके ऊपर? वर्ब के ऊपर। जो बच्चे पहले पढ़ते थे उनको पता भी है, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढोगे। मैं कोई रूल नहीं रटवाऊंगी, कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करेंगे। तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब उसके साथ SEIES भी बेशक लगा दिख जाओ, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन के अंदर किसको ढूंढोगे? इज MR को ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? इज MR को। फर्स्ट बात आपने ये याद रखनी है, फर्स्ट ट्रिक आपने ये देखनी है। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है जी, तो अब देखो एक बार, यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। तो आपने इज MR ढूंढना है। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी, इज MR तीनों ऑप्शन में है। यहाँ पे भी आपको इज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप लोगों को M दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आप लोगों को इज दिखाई दे रही है। दूसरी बात, दूसरा हमारा रूल क्या है, हमने सब्जेक्ट को किसके अंदर चेंज करना है? ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे हमारा पैटर्न ये होता है ना, पहले सब्जेक्ट आ जाए, बीच में वर्ब आ जाए, बाद में ऑब्जेक्ट। हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर पैटर्न रहेगा ये, बट हमने चेंज करना है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद वर्ब वाला मैंने रूल आपको बता ही दिया है कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज MR में चेंज कर दोगे। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर दोगे आप लोग? इज MR में। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका रूल चलेगा ये। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे आपका शी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट। शी क्या है? आपका सब्जेक्ट। तो आपने एक बात और देखी होगी, मान लो मैंने आई बोल दिया, आई का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? बताना एक बार सारे बच्चे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? जब तक आपको यही नहीं पता क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस जल्दी बताइए। फटाफट बताओ। आई का बनेगा मी। तो एक बार है ना, जल्दी जल्दी लिख लो। केस होते हैं आपने इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन है आपके। फर्स्ट पर्सन के अंदर आप लोगों का जाएगा आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर आप लोगों का जाएगा यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आप लोगों का जाएगा ही, शी,
इट या किसी का भी नाम या फिर दे, ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं ये? आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे आपके हमेशा, कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं मिलेंगे ये एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद ये तो सभी बच्चों को याद है ना, रटते हो ना तुम, आई माई मी वी अवर अस होता है ना, लेकिन अब रटना नहीं है। यहाँ पे देखो बीच वाले जो केस होते हैं ना, आई का मी बनता है, वी का अवर बनता है, यू का योर बनता है, ही का हिज बनता है, शी का हर, इट का इट्स, नेम तो नेम ही रहता है, दे का क्या बनेगा? देयर। फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बच्चों वाला काम है, 6th 7th के बच्चे भी बता देंगे ये चीज़ें। ये वाला जो केस होता है ना, ये वाला केस, ये वाला कौन सा केस होता है आप लोगों का, बताएगा कोई? ये वाला केस होता कौन सा है? तब तक आगे देखो, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं हम लोग। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। वी का क्या बनेगा? अस। यू का यू ही रहता है, याद रखना इस बात को, जो यू है एज अ सब्जेक्ट भी यू ही यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यू ही यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद है ही का क्या बनेगा? हिम बनेगा। शी का क्या बनेगा? हर बनेगा। और इट का क्या बनेगा? इट। इट भी होता है, इट्स भी होता है, दोनों चीज़ें। डिफरेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी देर में। नेम का नेम ही रहता है और दे का क्या बनेगा? देम बनेगा। तो वॉइस के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? वॉइस के अंदर आप लोगों ने करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। समझ गए? अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी बन जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो उसका सब्जेक्टिव केस आई बन जाएगा। ये तो सिंपल सी बातें हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग फटाफट। यहाँ पे देखो, शी का क्या बनेगा लास्ट में जाके? हर बनेगा। शी का क्या बनेगा लास्ट में जाके? हर बनेगा। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको हर दिखाई दे रहा है लास्ट में, किसी भी सेंटेंस में आपको हर दिखाई दे रहा हो तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो आपका ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये तो थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज ही नहीं होगा। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ये यूं का यूं रहेगा, अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो इसी के ऊपर है, इसका आंसर आप बताओ फटाफट। ये तो एक सेकंड, ये वाला बताओ, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। फर्स्ट फॉर्म ही है तो आप किस में चेंज करोगे? जल्दी बताओ भाई। माई फ्रेंड्स इन्वाइट मी टू अटेंड पार्टी। ऑप्शन आपके सामने, माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड बाई मी टू अटेंड पार्टी, आई एम इन्वाइटेड बाई माई फ्रेंड्स टू अटेंड पार्टी, आई एम इन्वाइटेड बाई माई फ्रेंड्स टू अटेंड पार्टी। पार्टी है ये, बताइए आंसर जल्दी। देखो इनवाइट है, कौन सी फॉर्म है आप लोगों की? फर्स्ट फॉर्म। किस में चेंज होगी? इज एम आर में। किस में चेंज हो जाएगी? इज एम आर में। तो इज एम आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये रूल तो चला गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? ऑब्जेक्ट में। माई फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है आपका, तो इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाओ, बाय माई फ्रेंड्स होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो गया, इसने तो माई फ्रेंड्स को माई फ्रेंड्स ही रख लिया स्टार्टिंग में ही, ये तो गलत है। उसके बाद यहाँ देखो, आई एम इन्वाइटेड बाय माई फ्रेंड्स टू अटेंड पार्टी, आई एम इन्वाइट बाय माई फ्रेंड्स टू अटेंड पार्टी। अब तीसरे रूल की बात आ गई, वो देखो पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर चाहे आप इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग कुछ भी लगाओ, आपको वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है, याद रखना इस बात को। कौन सी फॉर्म लगाओगे जल्दी बताइए। कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप लोग? थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। यहाँ पे तो इनवाइट का इनवाइट ही बोल दिया, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट, ये माय फ्रेंड्स की वजह से एलिमिनेट हो चुका था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलो इसको सोल्व करो। अब इसको इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। एक बार ये बता दो सारे बच्चे, डज द मंकी ईट बनाना, यहाँ पे आप लोगों का जो ये डज है ये कौन सी फॉर्म है? मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में सारे परफेक्ट हैं सारे बच्चे, तो आप ये बताओ जो डज है आप लोगों का ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? तो आप क्या कहेंगे कि डू और डज दोनों ही किस में आते हैं आप लोगों के? प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? सेकंड फॉर्म बनेगी डिड। अगर आपको डिड दिख जाए ना कहीं भी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। ठीक है। दूसरी बात आप ये याद रखना, डू, डज और डिड इनका यूज़ आपने कभी भी पैसिव वॉइस के अंदर करना नहीं है। इसका काम क्या होता है? सिर्फ ये बताने आए हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है या सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो डू डज ने क्या बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगी कि हमें इज एम आर में जाना है। किस में जाना है? इज एम आर में जाना है। बस अब यहाँ देखो, तीसरी बात लिखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ना आपका, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा आप लोगों का इंटेरोगेटिव ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। इंटेरोगेशन मार्क है तो पीछे इंटेरोगेशन मार्क ही मिलना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। और इंटेरोगेटिव की एक और पहचान क्या होती है? इसके अंदर आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है या बाद में आती है? जल्दी बताइए। जो हेल्पिंग वर्ब होती है अपना स्ट्रक्चर होता है लिखने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग मेरे को ये बताओ, अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखनी पड़ेगी? तो आप लोग बोलोगे सब्जेक्ट से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आप लोगों की जो वर्ब है वो आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट, और पीछे बन जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन मार्क। छोटी छोटी बातें हैं ये, मेरे हिसाब से ये हर एक बच्चे को पता है। ठीक है। देखो फिर इसके हिसाब से हमें इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रखना था, तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया अपना एलिमिनेट। अब यहाँ पे बताओ सारे बच्चे, ए सही है कि सी सही है? इज बनाना ईट बाय मंकी या इज बनाना ईटन बाय मंकी? ये रूल मैं बता चुकी आप लोगों को। जहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो मैं रूल आप लोगों को बता चुकी। जल्दी बताओ। बताइए फटाफट। तो आप क्या कहेंगे कि मैम यहाँ पे ईट गलत है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखनी है। क्या रखनी है? पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखनी है। तो ईट इस वजह से गलत हो गया। ये इसके अंदर सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब आगे आनी चाहिए थी, क्योंकि इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रखना है, ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा आप लोगों का? सी बच जाएगा, इज बनाना ईटन बाय मंकी। समझ गए? इज बनाना ईटन बाय मंकी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सोल्व करेंगे सारे बच्चे। इसका आंसर बताओ। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, कोई इशू नहीं है। बताइए भाई, डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग? डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग? इसका आंसर बताओ। A sweet song is not sung by Radha. Is a sweet song not sung by Radha? या is Radha not sung a sweet song? फटाफट बताओ। एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो भाई। एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो सारे बच्चे। चलिए पहली बात देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रखना है। मतलब ऑप्शन ए तो हो गया आप लोगों का कट हो गया, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मैंने बोला था सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं रखना। सब्जेक्ट राधा है ना, तो राधा लास्ट में जानी चाहिए थी, बाय राधा होना चाहिए था। इसमें शुरू में ही राधा है, इसलिए ये भी कट। तो ऑप्शन क्या बच जाएगा आप लोगों का? बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? बी इज अ स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग पीछे से ऑब्जेक्ट उठाया, यहाँ पे आ गया, राधा पीछे चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसके बाद मैं सेकंड बताती हूँ आप लोगों को पास्ट के बारे में। ये रहा, जैसे ये हमारी सेकंड फॉर्म है। क्या ये हमारी सेकंड फॉर्म? अब तक हम लोगों ने क्या किया? अब तक हम लोगों ने किया है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब सारे बच्चे ये बताओ, अगर आप लोगों को सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो आप किस में चेंज करेंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट आई थी तो हम लोग इज एम आर में चेंज करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप किस में चेंज करेंगे? वोज वर में। किस में करेंगे? वोज वर में चेंज करेंगे। तो ढूंढो कहाँ पे वोज वर है। पहला रूल तो यही है अपना। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड, अरेस्टेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अरेस्टेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है आप लोगों की। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं वोज वर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे भी वोज है, यहाँ पे भी वोज है, यहाँ पे भी वोज है और यहाँ पे भी वोज है। फर्स्ट ट्रिक तो चलो हो गई हमारी। सेकंड ट्रिक, अ डिटेक्टिव, ये क्या है आप लोगों का? सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में जाना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे तो शुरू में ही अ डिटेक्टिव है, इसीलिए ये कैंसिल हो गया आप लोगों का। समझ गए? इसीलिए आप लोगों का ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखो, इस ऑप्शन में क्या कर दिया? वर्ब ही उठा ली। कभी वर्ब आगे आती है? या तो सब्जेक्ट आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आगे नहीं आएगी। इसको भी कैंसिल करो, बचाइए। एन अरेस्ट वॉज, शुरू वाले में भी यही कर रखा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी एन अरेस्ट ही कर रखा है, तो ऑप्शन क्या सही है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज अरेस्टेड बाय डिटेक्टिव एज सून एज ही गोट होम। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताना अब इसका आंसर। सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, डिट्टो वही है। आंसर बता दो सारे बच्चे जल्दी। They cooked the food and sent it to the orphans. बताओ भाई। उन्होंने खाना पकाया और ऑर्फेनेज में भेज दिया, मतलब अनाथ आश्रम में भेज दिया। जल्दी बताओ। कुक्ड आया, सेकंड फॉर्म आई, मतलब कि हमने वोज वर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वोज वर ढूंढना है। क्या इसके, और वोज वर भी किससे? वर्ब से पहले ही होना चाहिए, कुक्ड से पहले, यानी वोज वर कुक्ड। क्या ढूंढना है हमें? वोज वर कुक्ड ढूंढना है। क्या यहाँ पे कुक्ड से पहले वोज वर है? नहीं है, एलिमिनेट करो। यहाँ पे कुक्ड से पहले है, बात बन सकती है, ठीक है। आगे वाले में, इस ऑप्शन में तो कुक्ड ही खत्म कर दिया, वर्ब ही खत्म कर दी, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। द फूड वॉज कुक्ड, इसमें भी वॉज है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे अपने दो। अब देखिए, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द, इस ऑप्शन में देखो ऑर्फेनेज वाली बात कहाँ है? नहीं है ना, वो हटा दी, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ देखो, आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म की बात कर ली, सेकंड फॉर्म की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, अगर आपके सामने हैज़ हैव देखने को मिले, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? ट्रिक के हिसाब से। फर्स्ट फॉर्म थी, इज एम आर में चेंज किया, सेकंड फॉर्म थी, वॉज वर में चेंज किया। हैज़ हैव है ना, तो हैज़ हैव यूं का यूं रखना, यूं का यूं रखना, साथ में बीन लगा देना। बीन क्या लगा दोगे सारे बच्चे? बीन। समझ आया? हैज़ हैव यूं का यूं रखोगे, साथ में बीन लगा दोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रखनी ही रखनी है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड ही फॉर्म आती है। ऑप्शन ढूंढो अब जल्दी, बताइए। क्या बताया मैंने? हैज़ हैव रखना, यूं का यूं, बीन लगा देना साथ में। तो ढूंढो भाई। हैज़ बीन है, बात बन सकती है, हैज़ बीन है, बात बन सकती है। यहाँ पे हैज़ और हैव दोनों को ही गायब कर दिया, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो पहले। सेम काम इसमें किया है, हैज़ और हैव दोनों को ही गायब कर दिया, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। दो ऑप्शन आपके ख़त्म हो चुके हैं, बचे ये दो। अब देखो, यहाँ देखो, दे हैव डन दिस। अब एक और बात, यहाँ पे क्या बोला है? डन आया है ना अपना,
जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर इज एम आर वर्ब के आगे ही होना चाहिए, वॉज वर वर्ब के आगे ही होना चाहिए, तो जो ये अपना बीन लगाएंगे ना तो ये डन के आगे ही होना चाहिए। इसके अंदर कहाँ है, ये डन वाली वर्ब ही खत्म कर दिया, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिस हैज़ बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, क्या ढूंढोगे आप ऑप्शन में? माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, प्रोमिस्ड आया, कौन सी फॉर्म है ये आप लोगों की? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आई तो क्या ढूंढेंगे आप लोग? वॉज वर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? वॉज वर ढूंढेंगे। ढूंढो फिर वॉज वर। यहाँ पे तो हैड बीन है, वॉज वर है ही नहीं, आप इसको एलिमिनेट करो। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? माई अंकल प्रोमिस्ड मी। अब ये सेंटेंस कौन सा? ये दो ऑब्जेक्ट वाला है। दो तरीके से बना सकते हो इसको आप लोग। क्या है? दो तरीके से बना सकते हो। या तो इसको आप सब्जेक्ट बना लो, आई में चेंज कर दो, या आप इसको सब्जेक्ट बना लो, आप प्रेजेंट में चेंज कर दो। तो बेटर कौन सा रहेगा? जल्दी बताओ फटाफट। अगर आप आई के हिसाब से बनाओगे तो आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल अ प्रेजेंट, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, और अ प्रेजेंट वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल टू मी। जल्दी बताओ। इसके अंदर थोड़ा सा प्रेपोजिशन का खेल है आप लोगों का, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। वैसे तो तीनों ही फिट बैठ रहे हैं, बट थोड़ा सा बताओ जल्दी स्पीड के साथ, क्योंकि इसके अंदर भी आई को बना रखा है सब्जेक्ट, इसके अंदर भी आई को, और इसके अंदर प्रेजेंट को बना लिया, उसको भी बना सकते हैं। तो कौन सा सूटेबल रहेगा? फटाफट। देखो भाई, यहाँ पे अगर हम इसको उठाएं, आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल अ प्रेजेंट, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई इसने, इसको एलिमिनेट करो। आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, ये भी हो सकता है, और अ प्रेजेंट वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल टू मी, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या चूज़ करोगे? जल्दी बताओ। आई वॉज प्रोमिस्ड, मुझे प्रोमिस्ड किया गया था, यहाँ पे प्रेपोजिशन का खेल है, इसीलिए इसको भी एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन नंबर डी को उठा लेना, ये आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ भाई, कॉन्टिन्यूस पे आ जाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इज एम आर ढूंढा था, सेकंड फॉर्म थी वॉज वर ढूंढा था, हैज हैव दिख गया था तो बीन लगा लिया था। मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, अगर आपको इज एम आर प्लस आई एन जी दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे? इज एम आर यूं का यूं रखना है आपने, सेम टू सेम, प्लस में बीइंग, आई एन जी है ना, आई एन जी, तो आई एन जी वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग। थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। अगर आपको वॉज वर दिख जाए प्लस में आई एन जी दिख जाए, वही काम इसमें है, सेम टू सेम इज एम आर यहाँ रखा था, सेम टू सेम वॉज वर यहाँ पे रख लो, वॉज वर यूं का यूं रख लिया, प्लस में आई एन जी है तो बीइंग लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों का बस यही रूल है, पास्ट है तो पास्ट का पास्ट ही रखो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखो, बस आई एन जी दिखते ही बीइंग ढूंढना है, बीइंग। क्या ढूंढेंगे? बीइंग। बस फिर क्या इसके अंदर आपको बीइंग दिखाई दे रहा है? एलिमिनेट। क्या इसके अंदर बीइंग, बी नहीं है, बीइंग नहीं है, एलिमिनेट। क्या इसके अंदर बीइंग है? नहीं है, एलिमिनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी आप लोगों का राइट आंसर है। समझ में आ गया सभी को? अगर ये छोटी छोटी ट्रिक याद रख लोगे ना, पूरा सेंटेंस, और पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन सारे पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ना वहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला, बताओ इसका आंसर देना। डू आया है, डू यू इमिटेट अदर्स, क्या लगाओगे? जल्दी फटाफट बताओ भाई, स्पीड के साथ। डू यू इमिटेट अदर्स, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे?
हैव अदर्स बीन इमिटेट बाय यू, हमें सेंटेंस पढ़ने ही नहीं है। यहाँ पे देखो डू आया, कौन सी फॉर्म है डू? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। किस में जाएगा? इज एम आर में। किस में जाएगा? इज एम आर में। और किस्मत देखो, दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, इसमें भी इज एम आर नहीं है, इसमें भी इज एम आर नहीं है, बचे अपने दो। उन दो में देख लो जल्दी, इन दो में देख लो। आर अदर्स बीइंग। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बीइंग कहाँ आएगा? बीइंग जहाँ पे आई एन जी होगा, है ना। बिना लर्न करे कैसे पता चलेगा? लर्न क्या करना है? लर्न तो करना ही नहीं, मैंने तो कुछ लर्न ही नहीं करवाया। जो 3-4 वो बातें बताई हैं वो बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, है ना। तो मेरे हिसाब से अपने आप याद होना चाहिए। यहाँ देखो बीइंग कब आएगा? बीइंग तो आईएनजी के साथ आएगा, यहाँ पे तो आईएनजी है ही नहीं, इसको हटाओ ना फिर यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आर अदर इमिटेटेड बाय यू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता दो, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने वॉइस कर रखी है, लेकिन पेपर में कैसे एलिमिनेट करना है, टाइम बचाना है, वो बता रही हूँ बस मैं आप लोगों को। जल्दी बताओ एक बार, यस और नो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताओ। ये तो एक सेकेंड, ये वो वाला है, बाद में इसका रूल बताऊंगी मैं। ये बताओ पहले, ये वाला बताओ जल्दी। वेरी गुड। द टीचर हैज़ गिवन मी अ वेरी टफ असाइनमेंट। क्या ढूंढा आपने? किस पे जाओगे आप लोग? हमारा जो कोड वर्ड है हमें मिल चुका है, क्या हमारा है? ये वाला है ना। हैज़ हैव है, गिवन है। हैज़ हैव तो हैज़ हैव ही रहेगा, इसके साथ क्या ढूंढेंगे? जल्दी फटाफट। सारे वर्ब कर रहे हैं अर्चना, टेंशन ना ले। जितने जितने क्वेश्चन आते रहेंगे सबका करते रहेंगे हम, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ करवा दूंगी तो। इसका आंसर बता दो। हैज़ आया ना, तो हैज़ हैव यूं का यूं रखना है, लेकिन बीन ढूंढना है। बीन क्या ढूंढेंगे? बीन ढूंढो फिर। इसमें हैज़ बीन है, बात बन जाएगी। क्या इसके अंदर है कहीं में? सेकंड के अंदर नहीं है, एलिमिनेट करो। थर्ड के अंदर बीइंग है, बीइंग तो आईएनजी के साथ आता है, एलिमिनेट करो। इसके अंदर ये रहा, बात बन सकती है। अब देखो फर्स्ट वाला ठीक करेंगे या डी वाला ठीक करेंगे? जल्दी, फर्स्ट वाला या डी वाला? द टीचर हैज़ गिवन मी अ वेरी टफ असाइनमेंट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। यहाँ पे अ वेरी टफ असाइनमेंट, ये क्या है आप लोगों का? ऑब्जेक्ट। और इसको आगे ले जाओ, आगे ले गए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। पीछे क्वेश्चन में बताया था कि वर्ब को आगे नहीं लेके जाना आपने, गिविंग आगे कैसे आएगा? कट करो इसको, तो ए आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर पेपर में ये ऑप्शन भी पढ़ने लग जाओगे ना तो कम से कम 1 मिनट लगा दोगे। और वॉइस तो ऐसा चैप्टर है 5 से 6 सेकंड के अंदर आपको सोल्व करके आगे बढ़ जाना है। 5-6 सेकंड का काम होता है वॉइस के क्वेश्चन में, और अगर 1-1 मिनट इसके ऊपर लगाने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसका आंसर बताओ। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताएगा, जल्दी बताओ। अपना ध्यान रखना है किसके ऊपर? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर, और कहीं भी नहीं पढ़ना, ठीक है? और कुछ भी नहीं पढ़ना। तो देखो ये राजी हमारा कोड वर्ड क्या है? हैज़ इंट्रोड्यूस्ड है। हैज़ इंट्रोड्यूस्ड है, हैज़ अब यूं का यूं रहेगा, हम बीन ढूंढेंगे साथ में। क्या ढूंढेंगे? बीन ढूंढो। हैज़ यूं का यूं रहेगा, हैज़ हैव, हेड में चेंज मत करना, पहले ही बता रही हूँ। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रखना, इसने तो पास्ट में चेंज कर दिया, कैंसल। इसमें बीइंग लगा दिया बेफालतू में, कैंसल। इसमें बीन ही गायब कर दिया, कैंसल। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ना कोई ऑप्शन पढ़ा ना कुछ करा, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं हम लोग। समझ आया कि नहीं आया भाई? डी। बी वालों, बी में बीइंग कहाँ से आ गया? यहाँ पे आईएनजी कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? आईएनजी है ही नहीं ना। आईएनजी होता तो बीइंग आता, बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला यहाँ पे बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अभी क्या बताया था क्लास शुरू की थी तब कि पेपर वाला क्या करेगा, 99% एक्टिव वॉइस देगा, पैसिव आपसे पूछेगा। इसने पैसिव आपको दे दिया, एक्टिव पूछ रहा है। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी इसका आंसर कौन बताएगा। द एजुकेशनल कैंप्स इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन अरेंज्ड फॉर स्टूडेंट्स बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पैसिव वॉइस दे दिया। पता कैसे चलेगा जी ये पैसिव वॉइस है, कैसे पता चलेगा ये पैसिव वॉइस है, तो पता ऐसे चलेगा जी, इसमें देखो बीन आया हुआ है। बीन तो हम पैसिव वॉइस के अंदर लगाते हैं ना, तो इसमें बीन आया हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है। बीन कहाँ से निकल के आता है, बीन तो मैम हैज़, हैव और हैड से निकल के आता है ना। इसके अंदर हैज़ हैव है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा एक्टिव वॉइस था उसके अंदर हैज़ हैव रहा है, तभी तो बीन आया है ना। एक्टिव वॉइस के अंदर हैज़ हैव रहा है, तभी तो बीन आया है। ढूंढो फिर कहाँ पे आपको हैज़ हैव बीन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तो मेरे को कहीं पे भी हैज़ हैव नाम की कोई चीज़ ही दिखाई नहीं दे रही, एलिमिनेट करो। इसके अंदर दिख रहा है मैम, हैव तो दिख रहा है, बट इसके साथ बीन भी दिख रहा है मैम। बीन पैसिव से एक्टिव में जाना है, एक्टिव में तो बीन होता ही नहीं, एलिमिनेट करो। इसके अंदर ये रहा मैम हैज़ अरेंज्ड, बात बन सकती है। और इसके अंदर तो मैम आईएनजी दिख रही है। अगर आईएनजी है तो पैसिव के अंदर बीइंग आता, बीन थोड़ी आता, एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है आप लोगों का, सी। समझ आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, बताओ इसका आंसर। देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है ये वाले, जिसकी स्टेटमेंट आपको बड़ी दिखाई दे रही है ना, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है। और हमें इन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, 1% भी। जल्दी बताओ, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे कंसंट्रेट करो बस। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहाँ है, ये रही मैम, हैज़ ऑथर्ड। क्या है, हैज़ ऑथर्ड है मैम। क्या ढूंढेंगे हम, हैज़ हैव बीन ऑथर्ड ढूंढेंगे मैम। क्या ढूंढेंगे, हैज़ हैव बीन ऑथर्ड। ये वाला वर है मैम, कोई काम ही नहीं इसका। ये वाली बात बन सकती है, इसमें हैड आ गया मैम, प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाना। ये सही है या ये सही है, बताओ जल्दी फटाफट। बी आएगा या सी आएगा। अ डजन नॉवेल्स एंड ए नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस हैव बीन, या फिर अ डजन नॉवल एंड ए नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस हैज़ बीन। हैव या हैज़, बताओ। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि यहाँ पे ये मत समझना दो की बात कर रहा है मैम, तो ये प्लूरल में चला जाएगा। इनके आगे डजन लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज सही हो जाएगा, हैज़ बीन ऑथर्ड। कहीं ये कर दो मैम, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के लिए तो हैव आता है, हैव नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये बताओ इसका आंसर, बताओ। पीपल आर रेजिंग, कोड वर्ड तो मैंने ही बता दिया, जल्दी आंसर बताइए। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आर रेजिंग दिखाई दे रहा है मैम। क्या दिखाई दे रहा है, आर रेजिंग, इज एम आर और आईएनजी दिखाई दे रहा है मैम। आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, बीइंग। क्या ढूंढोगे, बीइंग। इसमें है बीइंग, बिल्कुल है मैम। इसमें नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें है, बिल्कुल है। इसमें नहीं है, है। इसमें भी है बीइंग, है ना। तो एलिमिनेट क्या हुआ हमारा, बी हुआ। एलिमिनेट हमारा क्या हुआ, बी हुआ। अब तक तो बी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। जो ये वाला था ना ऑप्शन नंबर डी, ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, ये तो इसने तो सेंस ही चेंज कर दी पूरे क्वेश्चन की। डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा सी और ए। अ ह्यू एंड क्राई, डिफरेंस कहाँ पे वो देखो। अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज और आर। बताओ, फर्नीचर इज होता है या फर्नीचर आर होता है।
बिल्कुल है भाई, एस्टेट के लिए क्यों नहीं है ये क्लास? एस्टेट में भी तो इंग्लिश आती है, इंग्लिश में वॉइस आती है बस। जल्दी बताओ, फर्नीचर आर होता है कि फर्नीचर इज होता है? फर्नीचर आर की फर्नीचर इज? फर्नीचर इज होता है मैम। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मैम। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है ये, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। क्या आती है? सिंगुलर। तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। समझ गए? फर्नीचर इज होता है, इज बीइंग। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर, इसका बताइए जल्दी, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्पीड से जल्दी। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या दिखाई दे रहा है? इज एम आर और आई एन जी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इज एम आर और आई एन जी दिखाई दे रहा है। तो हमने बीइंग ढूंढना है। इज एम आर तो आएगा ही आएगा, बीइंग आएगा, और रीचिंग की जगह क्या आ जाएगा? रीच्ड। थर्ड फॉर्म आएगी ना। हमें बीइंग रीच्ड ढूंढना है। क्या इसमें बीइंग है? एलिमिनेट। इसमें बीइंग है? एलिमिनेट। इसमें बीइंग है? एलिमिनेट। इसमें बीइंग है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। फटाफट। I did not trust anybody. Nobody was trusted by me. Anybody had been trusted by me. Nobody would be trusted by me. Nobody has been trusted by me. 1 सेकंड का काम है आंसर बताना, 1 सेकंड का। 5 तो लगानी ही नहीं इसमें। जल्दी बताइए स्पीड के साथ। क्या आ जाएगा? डिड है। डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। किस में जाएगी? वॉज वर्ब में। किस में जाएगी? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ, इसका आंसर बताना भाई। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम? Did he remember the date and time? First option are the date and time remembered by him, or was he remembering the date and time? Were the date and time remembered by him? Did the date and time be remembered by him? क्या आएगा इसका आंसर? बताओ भाई। Did है, किस में जाएगा? मैंने क्या बोला था आप लोगों को? डू, डज और डिड, ये सिर्फ बताने आते हैं, इनका यूज़ नहीं होता। यूज़ नहीं होता तो पहले इसी को एलिमिनेट करो। ये सिर्फ बताने आते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो किस में जाएगा? वॉज वर्ब में जाएगा। किस में जाएगा? वॉज वर्ब में। सेकंड फॉर्म है ये, तो किस में जाएगा? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब में जाएगा तो आर कैंसिल मैम, आर कैंसिल। पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आ सकते बच्चे ये दो। वॉज ही रिमेंबरिंग? एक बात बताओ, क्या आईएनजी का कहीं पे जिक्र है? नहीं है, तो ये रिमेंबरिंग बनने का क्या मतलब है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, इसका बताइए, इसका आंसर बता दो। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। जल्दी बताओ। फटाफट बताइए भाई। द बॉयज वर डिगिंग, क्या दिखाई दिया? कोड वर्ड क्या है अपना? इज एम आर आई एन जी है मैम। क्या है? इज एम आर आई एन जी। क्या ढूंढेंगे? बीइंग।
वॉज वर आईएनजी है ना, तो क्या ढूंढेंगे? बीइंग। बीइंग कहाँ है मैम? किस्मत इतनी अच्छी है हमारी, बीइंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी तो बीइंग ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, नहीं दिख रहा ना। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। कुछ नहीं पढ़ना आपने, सेंटेंस नहीं पढ़ना, सेंटेंस की हिंदी नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना, टाइम बचाना है हमने पेपर में, ठीक है। तो एक एक सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व करते चलने हैं, वॉइस और नरेशन के। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये वाला, नहीं एक सेकंड, हाँ ये वाला, बताइए इसका बताओ आंसर स्पीड के साथ। जल्दी बताओ। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। फटाफट बताओ। इसमें है ना हल्का सा डिफरेंस है दो ऑप्शन में, तो आप लोग बताना कौन सा आप ठीक करेंगे। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द है दोनों ही ठीक, बट आप किसको बेस्ट ऑप्शन मानेंगे वो बताओ। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगी? वॉज वर में। किस में जाएगी? वॉज वर में जाएगी, वॉज वर में। ढूंढो फिर वॉज वर कहाँ है जल्दी। इसमें तो वॉज वर दिखाई नहीं दे रहा मैम, कैंसिल कर दो इसको। इसमें भी वॉज वर दिखाई नहीं दे रहा मैम, कैंसिल कर दो। बचा अपना ए और डी। द लीडर स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। जल्दी बताओ, ए को ठीक करेंगे या डी को ठीक करेंगे? जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन आ जाए ना आपके सामने, वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग मत चलाना। जो इसने बोल रखा है ना वही लिखना है आपने। द लीडर्स स्पीच है, मतलब इसका भी सेम है, द स्पीच ऑफ द लीडर, ठीक है, ये गलत नहीं है, बट अपना दिमाग नहीं चलाना। द लीडर स्पीच है तो द लीडर स्पीच को ही ठीक करेंगे। ऑप्शन ए को ठीक कर देना आप। ओके, आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा? इसको बताइए, इसका आंसर बताओ जल्दी। Someone is following us. Someone is following us. एक सेकंड का खेल है। Someone is following us. क्या दिखाई दिया आप लोगों को? मैम इज एम आर और आई एन जी दिखा है, तो हम इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे मैम। किसके साथ? इज एम आर के साथ ही। इज एम आर है तो इज एम आर ही रखेंगे ना, वॉज वर थोड़ी लिखेंगे। ओके, तो बीइंग लगाना है। इसमें तो बीइंग है नहीं, एलिमिनेट करो। इसमें तो वॉज वर है मैम, बीइंग तो है बट वॉज वर है, कैंसिल करो। इसमें भी बीइंग नहीं है, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। पेपर में आएंगे ये क्वेश्चन कर दोगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी बताइए। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, और ये जो जितने क्वेश्चन ले रखे हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे एसएससी ने पूछ रखे हैं। मुश्किल भी आ रहे हैं, आसान भी आ रहे हैं, छोटे छोटे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े भी आ रहे हैं, है ना। तो सारे के सारे ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब आप देख लो आप इनको कैसे करोगे। अब वॉइस का तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कम से कम। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। बताओ कहाँ पे ध्यान रखना है आपने? हैज़ आया मैम, क्या आया? हैज़। तो हमें हैज़ हैव यूं का यूं रखना है, प्लस में क्या लगा देना है? बीन। बीन बीन क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, बीन। कर लोगे? चुटकियों में कर दोगे, है ना? वेरी गुड, चुटकियों में कर दोगे। तो क्या ढूंढेंगे? बीन। ढूंढो भाई, बीन कहाँ है? बीन तो मैम अब की बार तो सब में है ना? हाँ सब में है मैम, बट कोई इशू नहीं। एक ऐसी ट्रिक और है जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कौन से में? प्रेजेंट है मैम, हैज़ है, हैज़। हैज़ है तो हैज़ हैव ही रहेगा, हैड में नहीं जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा। इसमें भी हैड, इसमें भी हैड और इसमें भी हैड, तीनों को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर ए हैज़ंट आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों के सामने ये वाला, बताइए जल्दी बताओ। ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। बता दो जल्दी। स्पीड से बताओ भाई। और इसके बाद ये भी बता दो कल आप लोग कौन सा चैप्टर करना पसंद करोगे।
आज तो हम इस वॉइस को कंप्लीट करेंगे, कल आप कौन सा चैप्टर करना चाहोगे, बताओ जल्दी। ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। यहाँ देखिए हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए मैम, हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए मैम। कहाँ? ही हैज़ रिटन अ पोएम, यहाँ मैम। हैज़ हैव है तो साथ के साथ बीन ढूंढ लेंगे हम। क्या ढूंढ लेंगे? बीन। किसके साथ? हैज़ हैव के साथ, है ना। किसके साथ? हैज़ हैव के साथ। कहाँ है इसमें हैज़ हैव? ये रहा मैम, हैज़ हैव बीन रिटन हो सकता है मैम। इस वाले में हैज़ हैव बीन रिटन हो सकता है मैम। इसमें नहीं है, नहीं है ना, एलिमिनेट करो। इसमें भी नहीं है मैम हैज़ हैव बीन, एलिमिनेट करो। बचा ए और बी। अब बताइए ए लगाओगे या बी लगाओगे? स्पीड के साथ। जौन सा आपने चैप्टर करना है ना, वो जब क्लास ख़त्म हो जाए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ देना, मैं अपने आप देख लूँगी और फिर वही चैप्टर कर लेंगे हम लोग कल, ठीक है। जौन सा चैप्टर भी करना है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना क्लास ख़त्म होने के बाद। लाइव के कमेंट में अब क्या पता, अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखिए ही हैज़ रिटन अ पोएम, तो क्या पोएम को बना लेते हैं हम, है ना। बचे ये दो, एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय हिम। हो तो ये भी सकता है, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन। कौन सा ठीक करोगे, ये वाला या ये वाला? जल्दी बताओ, फटाफट बताइए, ये वाला ये वाला। यहाँ देखो एक बार, फैसिनेट्स क्या है? ये भी तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। क्या है ये आप लोगों की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके आगे भी तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा ना, और ये क्या बन जाएगा? फैसिनेटेड। क्या बन जाएगा? फैसिनेटेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यूं का यूं रख लिया इसने, यूं का यूं रख लिया, तो कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर बी सही है अब की बार, और मोस्टली बच्चों ने ए सही दिया है, मोस्टली बच्चों ने ए बताया है। और झूठ मत बोलना, कसम लगे तुम्हें इंग्लिश की। किस किस ने आंसर ए दे दिया था गलती से, जल्दी बताइयो, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये आंसर आ रहा था। तुमने वहाँ फैसिनेटेड ये वर्ब नहीं देखी तुमने, इसको सोल्व करके तुम आगे बढ़ चुके, क्या तुमने वो नहीं देखा? उसको भी तो चेंज करोगे, उसने क्या कसूर किया बेचारी ने। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, अभी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। वर्ब से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब मोडाल से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। अगर मोडाल्स आ जाए आपके सामने तो आप क्या करेंगे? मोडाल्स, किसी को पता है कौन सी ट्रिक लगेगी मोडाल्स में? जल्दी बताओ। अगर आपको मोडाल्स दिख जाए तो आप क्या ढूंढोगे मोडाल्स के साथ? सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, बी। क्या? बी। बी वाला, बी फॉर बॉल वाला नहीं। 1 सेकेंड, ये भी हो चुका, ये हो चुका, ये रहा मोडाल्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लो एक बार सारे बच्चे, थोड़ा सा देख लो। मोडाल्स होते हैं ना हमारे, मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे। विल शैल फ्यूचर के लिए, कैन कुड कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, मे मस्ट माइट, ठीक है, वुड शुड, यूज्ड टू ought to, used to, ought to, need dare, उसके बाद has to, had to, have to, ये भी मोडाल्स होते हैं, पता है आप लोगों को? has to, have to, had to, ये भी मोडाल्स होते हैं। अगर ये आ जाए ना, एक बात का ध्यान रखना सारे बच्चे, मोडाल्स नहीं होता, मोडाल्स होता है। मॉडल्स भी नहीं होता, मोडाल्स, ठीक है। यहाँ देखिए दोबारा, अकेला हैज़ प्लस आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, तो पैसिव के अंदर बीन लगाओगे, बीन। और अगर हैज़ टू दिख जाए ना, हैज़ टू, तो बीन मत लगाना। कहीं सोच लो कि मैम यहाँ पे भी तो हैज़ आया हुआ है, ये जो हैज़ है ना वर्ब के आगे है, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हैज़ है, लेकिन हैज़ के बाद अगर टू आ जाए ना, ये मोडाल्स है। क्या है ये? मोडाल्स है। इस बात का ध्यान रखना, रह जाएगा ध्यान? हाँ भाई, याद रह जाएगा ना। अकेला अगर हैज़ दिखाई दे रहा है, मतलब हैज़, हैव, हैड, और इनके बाद आप लोगों को वर्ब दिख जाए ना, तो है ये हेल्पिंग वर्ब। बट अगर इन्हीं के बाद
वर्ब की बजाय आप लोगों को टू दिख जाए ना, टू, तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पे मोडाल्स हैं। क्या है ये? मोडाल्स हैं। ठीक है, क्लियर? याद रखना, ये अगर दिख जाएगा तो बीन लगा देना पैसिव वॉइस के अंदर, और ये अगर दिख जाएगा तो बी लगा देना पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो बीन आता है, इसके बाद बी, मोडाल्स बन के आया तो बी है ये। ठीक है भाई, कर लोगे, भूलना मत। और ये मत बोल देना पेपर में आ जाए, ये आ जाए और कह दो मैम हम तो बीन ढूंढ रहे थे, ऑप्शन में बीन ही नहीं मिला। यहाँ पे बीन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा, बी, ये वाला बी, बेस फॉर्म मोडाल्स के बाद। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, मेरे को ये बताइए, मोडाल्स के बाद आप लोगों की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हो आप लोग? मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बताओ। मोडाल्स के बाद, हाँ एवरीवन भी नहीं लिखा था, कोई इशू नहीं, वो तो मिसप्रिंट था चाहत। मेरे को ये बात बताओ सारे बच्चे, मोडाल्स के बाद कौन सी फॉर्म आप यूज़ करोगे? क्या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे? जल्दी बताइए, स्पीड के साथ, फटाफट बताओ जल्दी। मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म, सारे बच्चे पिटने के काम कर रहे हो, सारे बच्चे। फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती मोडाल्स के बाद। मोडाल्स के बाद बेस फॉर्म आती है, बेस। अभी आप जो फर्स्ट कह रहे हो ना, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखो, इसी को मैंने अगर मोडाल्स की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या बोल दूंगी? आई कैन गो। अच्छा ये बताओ, ये गो कौन सी फॉर्म है? गो कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है ना? बिल्कुल। गोज कौन सी फॉर्म है? गोज, बताओ, क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? गोज है जो आपकी, क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो आप कहोगे है तो मैम ये भी फर्स्ट फॉर्म, गोज भी तो फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या कभी आपने शी कैन गोज सुना है? सी कैन गोज, क्या आपने कभी भी सी कैन गोज सुना है? गोज, क्यों? गोज भी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन के बाद आप गोज क्यों नहीं लगा रहे? शी है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या यस लगना चाहिए। सी कैन गोज क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? जल्दी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मैम मोडाल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि वो वर्ब निकल के कहाँ से आई है। ये जो गोज है ना, गोज, ये गोज कहाँ से निकल के आया है? ये गो से निकल के आया है। गो से, कहाँ से निकल के आया? गो से निकल के आया है, समझ गए? ठीक है, कर लोगे? तो मोडाल्स के बाद बेस फॉर्म आती है। अब बेस फॉर्म, अब एक पैसिव वॉइस में ये याद रखना कि इसके बाद कोई भी मोडाल्स दिख जाए ना आपको, कोई भी मोडाल्स, उसके बाद बेस फॉर्म तो फिर बी ही लगेगा, क्योंकि अपने जितने भी ये है ना, इज, एम, आर, वोज, वर, ये कहाँ से निकल के आए हैं? बी से निकल के आया। पता था इस बात का? जो इज, एम, आर है अपने, इज, एम, आर, और जो वोज, वर है, वोज, वर, इन सब की क्या बोलते हैं? मम्मी, है ना? ये सब कहाँ से निकल के आए हैं? तो बी से निकल के आए हैं, बी से। कहाँ से निकल के आए हैं? बी से। जो ये है ना बीइंग, बीइंग भी कहाँ से निकल के आया? बी से। बीन, बीन भी कहाँ से निकल के आया? बी से। इन सब की जो बेस फॉर्म है वो कौन सी है? बी है, याद रखना इस बात को। और मोडाल्स है तो अपने बाद बेस फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। समझ आया कि नहीं आया? बताइए एक बार फटाफट, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो अब यहाँ देखो भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत हो गया। मोडाल्स के बाद बी ढूंढना है आपने। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी। पहले ये बताओ, ये जो आपका सेंटेंस है, कर दी भाई, वो आईडी ब्लॉक हो चुकी है, टेंशन ना लो। जो बच्चा फालतू की बात करेगा ना, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। पढ़ना है ना, आराम से पढ़ो।
क्योंकि ये फालतू की बात करने के लिए ना और बहुत ऐप है, पता होगा इस बात का, और बहुत सारे ऐप्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, चले जाओ वहाँ पे। क्लियर? ये बताओ मेरे को, ये जो सेंटेंस है आप लोगों का, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? एक्टिव है या पैसिव? जल्दी बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि मैम सेंटेंस आप लोगों का पैसिव में है। क्यों है पैसिव में? क्यों है आप लोगों का पैसिव में? क्योंकि मैम यहाँ पे बी दे दिया। अभी तो मैंने बताया था कि पैसिव फॉर्म में बी लगेगा, है ना, पैसिव फॉर्म में बी लगेगा, यहाँ पे बी दे दिया। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी सुनील, डेली 12 बजे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैसिव फॉर्म है। अब मैंने क्या बोला था, मोडाल्स यूं का यूं रहेगा, इसको चेंज मत कर देना आप। कैन है ना, कैन, तो कैन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन बी। शैल है ना, शैल, तो शैल बी हो जाएगा। शुड है तो शुड बी हो जाएगा। मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा। मोडाल्स यूं के यूं रहेंगे, जैसे हैज़ हैव यूं का यूं रहा था ना, बी लग गया था। हैड है यूं का यूं रहा था, बी लग गया था। सेम काम इसके साथ है, मोडाल्स यूं का यूं रहेगा, बस साथ में बी लग जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव फॉर्म थी। अब ये निकल के कहाँ से आई होगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं शुड होगा, तभी तो शुड बी बना है ना। एक्टिव वॉइस के अंदर कहीं ना कहीं शुड रहा होगा, तभी तो शुड बी बना है ना पैसिव के अंदर। ढूंढो फिर, कहाँ है शुड? इसके अंदर है मैम शुड, ये रहा। ओके, बात बन सकती है। यहाँ पे शुड नहीं है मैम, शैल है, हटा दो इसको। यहाँ पे विल है, हटा दो इसको। अब ये दो बचे भाई, ये दो बचे। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे बताओ? आप क्या कहोगे मैम? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये तो मैम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही थोड़ी रहेगा, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन समझ, मोडाल्स वाला समझ आया कि नहीं? हाँ या ना भाई? यस और नो? आंसर दीजिए फटाफट सारे बच्चे, यस और नो। मोडाल्स आप लोगों को समझ आए कि नहीं? चेंज मत करना, कैन को कुड मत कर देना, शैल को शुड मत कर देना। ठीक है, सेम रखना है। इनके साथ बी लगा देना, बी, मोडाल्स के साथ बी लगा देना, बी। रटने वाली कोई बात है नहीं। मोडाल्स बेस फॉर्म लेता है, इसीलिए सबकी बेस फॉर्म क्या है? बी है, तो इसीलिए हमने बी लगा दिया। ओके, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो जाएगा। ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के देखो। इसका आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। जो ये वाली बात होती है ना कि भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये होता है, वो होता है, मतलब जो फैक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। क्या होता है? जो फैक्ट होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप लोग? पहली बात तो ये प्रेजेंट है ना, तो इसको प्रेजेंट में ही रखना है। से का सेड मत कर देना। वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता, तब से ही बता रही हूँ मैं कि फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर रखेंगे, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है ना। क्या रिपीट करना है सुनील? टेंस चेंज नहीं होता कभी भी। इसके अंदर से है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में ही रखेंगे। ये तो पास्ट हो गया मैम, कैंसिल करो। ठीक है, ये भी पास्ट हो गया मैम, कैंसिल करो। ओके, बीइंग क्यों आता है भाई? बीइंग तो आईएनजी के लिए आता है ना मैम, बीइंग तो आईएनजी के लिए आता है ना, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर है। इट इज सेइंग दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। ठीक है, कर लोगे? समझ गए? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैन वी, मोडाल्स आ गया, करो सोल्व करो भाई इसको फटाफट। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो? कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। इंटेरोगेटिव है ना, तो इंटेरोगेटिव ही रखना है, और सारे ही इंटेरोगेटिव हैं, तो ये तो ट्रिक काम नहीं की। सोल्व करो इसको। Can we send the parcel tomorrow? Can be the parcel sent by us tomorrow? Can we be sent by the parcel tomorrow? Can the parcel be sent by us tomorrow? Can the parcel sent by us tomorrow? बताओ क्या करोगे जल्दी?
ए बी आंसर आ रहा है भाई और बी भी आ रहा है, ए बी और बी बी, फटाफट बताओ। पहली बात मैम बी ढूंढना है हमने, बी क्या ढूंढना है, बी, ओके, बी तो मैम सब में ही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट होना चाहिए मैम, सेंट भी भाई सब में ही है, इसमें भी है, तो जल्दी बताओ। कैन बी द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो, कैन वी बी। अब देखो एक बार इधर देख लो, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, कहीं ना कहीं बाय अस मिलना चाहिए हमें, तो बाय अस इसमें नहीं है मैम, पहले इसको एलिमिनेट कर दो। अब देखो कैन बी द पार्सल और ढूंढो, इनमें क्या है, इसके अंदर बी नहीं है मैम, कहीं भी बी नहीं है, मोडाल्स के साथ बी आता है, इसको भी एलिमिनेट करो, बचा ए और सी। ए और सी में डिफरेंस क्या है, कैन बी द पार्सल सेंट या फिर कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, इसमें बता दो अब जल्दी। दो तो एलिमिनेट हो चुके छोटी छोटी बातों से, जल्दी देखो। हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है ना, तो अकेला कैन आके इंटेरोगेटिव बना देगा, कैन बी का पेयर नहीं उठेगा, ये बी तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, बी तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। जैसे हैज़ हैव के साथ बीन इंटेरोगेटिव बनाना है तो शुरू में हैज़ बीन थोड़ी आएगा, समझ रहे हो ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये थोड़ी उठेंगी इनके साथ। कैन के साथ बी लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट से पहले ही दोनों नहीं लगेंगे, सब्जेक्ट से पहले तो कैन लग गया, सही है, कैन द पार्सल बी ये आ गया ना बी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, समझ गए। कैन के साथ बी नहीं लगा ना, कहीं वहाँ पे ही बी लगा दो और बात खत्म कर दो कि मैम कैन के साथ बी लगता है, हम तो बी को भी आगे लेके जाएंगे, इतना भी साथ साथ नहीं चलना है, बी लगाना है बट वो कहाँ लगेगा उसकी जगह देख लेना आप लोग, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अब आप कहोगे सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा मैम, इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव का काम तो कैन ने कर दिया ना, कैन भी तो हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स अगर आगे लग जाए, हाँ जी बिल्कुल जसबीर, मोडाल्स के साथ बी लगाना है तो ये लगा दिया ना बी, ये रहा बी, ये रहा बी, किस किस का सही था ये, किस किस का ये सही था, ये हो चुका हमारा। जब ये सारे क्वेश्चन हो, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे भी बताओ, उसके बाद लास्ट में ना वकैब करेंगे थोड़ी देर, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी बताइए। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वैसे है ना इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमारी पहले वाली ट्रिक ही काम कर जाएगी, पहले वाली ही ट्रिक काम कर जाएगी। गलत था से सॉरी, जिसका गलत था खुद को एक चांटा लगाओ खींच के, दोबारा गलत मत करना फिर। चलो देखो यहाँ देखिए प्लेइंग आया है आईएनजी, अगर आईएनजी हमें दिख जाए मैम हम बिना देखे बिना सोचे बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बीइंग, ढूंढ लो फिर, इसमें बीइंग नहीं है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी में ही बीइंग है, तो डी आपका राइट आंसर है। पढ़ना ही नहीं था वेहर वर है या क्या है, कुछ है, कुछ नहीं पढ़ना था, हमने बीइंग देखा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए जिसका क्वेश्चन गलत होता रहे ना वो अपने अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगाते चला करो, ये भी हो चुका, दे हैव डन, ये हो चुका। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी, जो कि हमारे हु से स्टार्ट होते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, हु को आप लोग बाय हुम में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में, हु का हु मत रखना, बाय हुम में। और जो अपने हैं रूल्स वो तो हैं ही, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में, सेकंड है तो वॉज वर में, ठीक है। बताओ इसका आंसर, हु ब्रोक द वॉल पेंटिंग, हु ब्रोक द वॉल पेंटिंग, जल्दी बताइए। मैंने बोला हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। वेरी गुड, हु चेंज इनटू बाय हुम, तो यहाँ पे बाय हुम है मैम, बात बन जाएगी, यहाँ बाय हु है, हटाओ इसको,
बाय हु है, हु नहीं रखना, हुम में चेंज करना है, छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, कहीं फ्लो में पेपर में ये कर दो, अब सब में बाय हुम है। और देखो ब्रोक है मैम, ब्रोक, ब्रोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, किस में जाएगी, वॉज वर्ब में, किस में जाएगी, वॉज वर्ब में जाएगी, ब्रोक, ब्रोक मैम सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब में जाएगी, वॉज वर्ब में जाएगी तो हैड आने का तो कोई मतलब ही नहीं है मैम, सी को भी एलिमिनेट करो, बचा ये बाय हुम वॉज द वॉल पेंटिंग, सेम ही है ये तो, है ना, ए और डी सेम है दोनों, तो ये आपके राइट आंसर है, ए और डी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे, ए और डी, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग, ये हो चुका, ये वाला बताइए, इसका आंसर दो। यू कैन सी वास्ट वैली, वैली इज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, बताओ इसका आंसर बताओ, और 1 सेकंड में बता सकते हो, बताना चाहो तो जल्दी, 1 सेकंड में बता सकते हो, बताइए बताइए जल्दी बताओ। यू कैन सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, क्या आया इसमें मैम, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग, तो कैन आया मैम, कैन का कैन ही रखेंगे, और कैन के साथ किसका पेयर ढूंढेंगे, बी, किसका ढूंढेंगे, बी, तो कैन बी आएगा मैम, कैन बी आएगा, तो मैम किस्मत तो बस ऐसी होनी चाहिए कि एक ही ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है हमें कैन बी, और कहीं कैन बी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमने ना कोई ऑप्शन पढ़ा, ना हमने कोई सेंटेंस पढ़ा, ना हमने किसी चीज़ की हिंदी बनाई, डायरेक्ट अपना आंसर दे के आगे बढ़ते जाना है, समझ गए? ठीक है, चलिए। और आज ना एक काम जरूर करना है आपने, क्लास ख़त्म होने के बाद आपने नेट गूगल सारे यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके वॉइस का MCQ टेस्ट एक ज़रूर देना है, कोई भी 20-30 नंबर का, और उसमें से फिर मेरे को ये बताना है आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि क्लास देखते टाइम तो सबको लगता है कि हमारे समझ में आ गया, बट जब खुद करके देखते हैं ना तब पता चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ आप लोग, जिसका गलत हो जाए, लड़के या मुर्गा बन जाओ, लड़की या मुर्गियाँ बन जाओ। चलो देखो ये तो हो चुका, ये बताओ भाई, बताओ ये, इसका आंसर दीजिए। हु एट द लास्ट पेस्ट्री, जल्दी बताओ स्पीड के साथ। हु आया है ना, तो बाय हुम में जाएगा मैम, किस में जाएगा, बाय हुम में मैम, इसमें तो बाय हुम नहीं है, हटाओ इसको, इसमें भी बाय हुम नहीं है, हटाओ इसको, बचे ये दो, तो दो में बताओ क्या आएगा, कौन सा राइट आंसर है, जल्दी कौन सा राइट आंसर है, क्या बोलोगे? 8 आया मैम, 8 कौन सी फॉर्म है भाई, 8 कौन सी फॉर्म है, आप लोग क्या बोलेंगे मैम, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगा, वॉज वर्ब में, किस में जाएगा, वॉज वर्ब में, तो मैम हैज़ का क्या काम है, कोई काम नहीं है, इसको हटा दो ना फिर, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, ए आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, ओके जी, ए आप सबका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शट द डोर, इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए तो भी, इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए तो भी, तो इनको लेट से शुरू कर देना आप लोग, क्या कर देंगे, लेट से। इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये आपके वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, क्लोज द विंडो, है ना, समझ गए, तो ये क्या होते हैं, आपके वर्ब से शुरू होते हैं। शट द डोर, तो क्या आ जाएगा, लेट से शुरू कर देना, लेट द डोर बी शट। ठीक है, मैंने बोल दिया ओपन द विंडो, इसको बनाना सारे बच्चे, ओपन द विंडो। जैसे ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना आप लोगों के, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम समझ रहे हो ना कौन से होते हैं, जिसमें मेंस नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे वो इसके इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। तो जो भी सेंटेंस आप लोगों के वर्ब से शुरू हो, उनको लेट से शुरू कर देना आप। ठीक है, और लेट फिर सब्जेक्ट लगा देना, लेट के साथ बी का पेयर जरूर रखना, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। तो ये वाला तो क्या बनेगा, ये लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, लेट द
विंडो भी ओपन कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला आ ही गया, ये कर ही लोगे तो, ये भी हो चुका। मेरे हिसाब से तो वकैब भी आ गई भैया अपनी। ठीक है, तो बताओ एक बार सारे बच्चे, वॉइस क्लियर हुई है आप लोगों की? ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ये नहीं हुआ, इसका आंसर बताओ। कौन सा टॉपिक है मैम? ये एग्ज़ाम देने के बाद पूछ लेना भाई कौन सा टॉपिक है ये। 2 घंटे क्लास को चलते होगे, तुम्हें ये नहीं पता है टॉपिक कौन सा चल रहा है? वी मस्ट नाउ डील विद दिस प्रॉब्लम्स। बताओ, मोडाल्स आया है, कौन सा मोडाल्स है इसके अंदर? कहाँ पे ध्यान करोगे आप लोग? आप लोग करेंगे मस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? मस्ट के ऊपर। मस्ट है तो फिर ऑप्शन में क्या ढूंढोगे? मस्ट बी। क्या ढूंढेंगे? मस्ट बी, मस्ट बी। इसमें तो मस्ट ही गायब कर दिया मैम, इसमें बी गायब कर दिया मैम, और बचे ये 2। बताओ फिर दोनों में कौन सा आंसर राइट है? दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस, या फिर दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग विद बाय अस? जल्दी बताइए, स्पीड के साथ जल्दी बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि मैम पैसिव वॉइस के अंदर चाहे कोई सा टेंस हो मैम, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। थर्ड आती है तो डीलिंग आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मैम, कैंसिल। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो चुका, ये नरेशन आ गई। तो भाई अब वकैब की तरफ चल रहे हैं, तब तक सारे बच्चे मेरे को ये बता दो वॉइस क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी। अब आप लोग जब प्रैक्टिस करो ना क्लास ख़त्म होने के बाद, कोई भी 20-30 नंबर का कोई भी सेट ले लेना एक वॉइस का, उसको सोल्व करना MCQ। ठीक है, उसको सोल्व करना ऑप्शन वाले के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ही, जैसे हमने किया है ना ट्रिकी वे से, ऐसे ही करना है आप लोगों ने। बताओ फिर फटाफट, वॉइस हो गई क्लियर? जल्दी। ईडियम्स की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम लोग, है ना? क्या बोलते हैं? हे पार्थ, रथ को ईडियम्स की तरफ मोड़ लो। लेट वाले में कुछ भी नहीं है पम्मी, लेट से सेंटेंस को शुरू करके फिर सब्जेक्ट उठा लेना, बी जरूर लगा देना, बी को मत भूल जाना। ओके, बी को मत भूल जाना आप लोग। देखिए भाई, ये ईडियम्स है, जो भी अपना वकैब सेशन है ना, ये हम थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। अच्छा, मेरी याद भी आ रही थी आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। देखिए, क्योंकि वकैब है ना बहुत ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, आराम से कब कवर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो भाई, फर्स्ट ईडियम है आप लोगों का, और इमेजिन करके, मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रही कि आपने कुछ भी याद करना है, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है, समझते, माइंड में एक इमेज बना के चलते जाना है बस। ओके, माइंड में एक इमेज बना के करते जाना है, क्लास 2 बजे तक भाई। अब बैड हेयर डे, अब देखो यहाँ पे मान लो ये ईडियम आपके सामने आ गया, बैड हेयर डे। तो बैड क्या होता है? बुरा। हेयर क्या होता है? बाल, है ना, बुरे बाल। किसी भी ईडियम को उसके मीनिंग से ही याद कर लो, उसी के अंदर से तोड़ तोड़ के, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के अंदर से तोड़ तोड़ के याद कर लो आप लोग, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो आप तो बाल बूल बना के जाओगे, लड़कियां पफ वफ उठा के जाएंगी अपना, है ना, जाएंगी ना, पिन लगा के। लेकिन मान लो आपको कहीं नहीं जाना, बिल्कुल मनहूस दिन चल रहा है आपका, कुछ करने का मन नहीं है, तो आपके बाल ऐसे बिखरे रहेंगे, यूं भूत लगोगे, बिल्कुल भूत। ठीक है, तो बाल आपके बिखरे हुए हैं, बैड हेयर, बुरे हेयर, बाल बिखरे हुए हैं। कब? जिस दिन आपका मनहूस दिन हो, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। तो बैड हेयर डे जो ईडियम है, ये किसके लिए यूज होता है? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, जिस दिन हर काम गलत होता चले। क्या? जिस दिन हर काम गलत होता चले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैड डे बोलेंगे, बैड डे, बैड हेयर डे। क्या बोलेंगे?
बैड हेयर डे बोलेंगे, ठीक है। पेपर के अंदर कैसे आएगा, पेपर के अंदर आपको एक सेंटेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, उसके नीचे अंडरलाइन मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे अंडरलाइन मिल जाएगा, नीचे फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि कंफर्टेबल डे है, अनकंफर्टेबल डे है, कौन सा डे मतलब कौन से दिन की बात कर रहा है, ये सिचुएशन कौन सी है, तो इस टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, ये आ गया ना इडियम, ठीक है। तो मेरा एक मनहूस दिन था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूँगा और आज रात को रेस्ट करूँगा, समझ गए। नेक्स्ट इडियम है आप लोगों के सामने, मेन करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। बेड ऑफ रोजेज है, बेड ऑफ रोजेज। अब एक बात बताओ, आपके बेड पे फूल ही फूल बिछे हैं, रोजेज ही रोजेज बिछे हैं, तो ये सिचुएशन आपको कैसी लगेगी, जल्दी बताइए, ये सिचुएशन आप लोगों को कैसी लगेगी अगर आपके बेड पे फूल ही फूल बिछे हुए हैं, कांटे नहीं है, फूल ही फूल हैं, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल अच्छी सिचुएशन लगेगी मैम, है ना, अच्छी लगेगी ना, कंफर्टेबल होके आराम से सोओगे ना, बिल्कुल। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एक बहुत ही अच्छी और आसान सिचुएशन, क्या, आसान आरामदायक स्थिति होती है ना, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। तो वेट लॉस इज अ चैलेंजिंग टास्क नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेगा। क्लास 2 बजे तक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा पेपर में और इसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगा इसके नीचे कि भाई इसका मीनिंग बता दो, बेड ऑफ रोजेस क्या होता है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक स्थिति, समझ गए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अ बी हाइव, मोस्टली एग्जाम में देखने को मिला ये इडियम्स, ठीक है। एक बार तो मेरे सामने भी आया था, तो इसको अच्छे से रिलेट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। बी हाइव, बी क्या होती है भाई, बी क्या होती है, आप लोग क्या बोलेंगे, बी होती है मैम मधुमक्खी, क्या होती है, मधुमक्खी। आपने ये देखा होगा कि मधुमक्खी जो होती है उनका बहुत ही बिजी दिन होता है बेचारियों का, सारा दिन कभी फूलों पे मंडराती है, रस को इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, बहुत मेहनत का काम करती है मधुमक्खियाँ, करती है ना, बिजी डे होता है उनका, बिजी। तो बी हाइव जो मधुमक्खी से रिलेट करके आप इसको क्या मीनिंग बना सकते हो, अ बिजी प्लेस, ठीक है। और बी हाइव जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वो एक बिजी प्लेस होता है, क्यों, वहाँ पे बस शहद बनाने का काम चलता रहता है, क्या है, वहाँ पे शहद बनाने का काम चलता रहता है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ऐसे मतलब यूँ रिलेट करके करोगे ना इडियम्स, भूलोगे नहीं कभी भी। अब बिग ड्रॉ है, बिग ड्रॉ, लकी ड्रॉ सुना है ना आपने, लकी ड्रॉ है ना, कहीं भी लकी ड्रॉ निकलने लग जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर तो सारे यूँ सोचते हैं मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ, मैं भी ये कर लूँ, मैं भी वो टिकट खरीद लूँ, क्या पता मेरी भी लॉटरी लग जाए, है ना, सोचते हैं ना सारे। तो बस वहीं से रिलेट करेंगे, अ बिग ड्रॉ, एक बहुत ही बड़ा ड्रॉ, सेल लगी हुई है दिवाली की, है ना, सेल लगी हुई है, 200 में 2 जूतियाँ सेल लगी हुई है, तो वो क्या है, लोगों के लिए वो अट्रैक्शन का काम करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्शन का काम करेगी, समझ रहे हो ना। तो बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है। ई कॉमर्स सेल्स आर बिग ड्रॉ नाउअडेज, इन दिनों जो ई कॉमर्स है वो बिग डे मतलब क्या कर रही है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही है, क्या करने का, अट्रैक्ट करने का काम। ये आपने ना नोट करने हैं, कुछ नहीं नोट करना, आपने सिर्फ देखना है, क्योंकि जब आप बुक्स में से इनको पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली ट्रिक माइंड में आएंगी आपके, समझ गए, ऑटोमेटिकली ट्रिक आपके माइंड में आएंगी। चलिए, अट्रैक्शन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो पागलो, ये देखो भाई, और बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, ये काम हम कब करते हैं, जब हमारा एग्ज़ाम सिर पे आ जाता है। एग्ज़ाम जब हमारा सिर पे आ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को उठाते हैं, उनमें से फटाफट मोटे मोटे जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमें ये लगता है पेपर में आएगा, हमने जो मेन हेडिंग बना रखी है उनको पढ़ते हैं फटाफट ऊपर से, है ना। तो जो वो ऊपर से पढ़ना होता है ना, वही होता है क्या, वो होता है बर्ड्स आई व्यू। याद कैसे करोगे, बर्ड्स पक्षी, आई व्यू ऊपर बैठा पक्षी। अब ये पक्षी बैठा है यहाँ पे, ये ऊपर से देखो, क्या ये छोटी छोटी चीज़ नोट कर लेगा, हाँ ये ऊपर से देख रहा है, बस ऐसे सरसरी नज़र मारना, है ना, सरसरी निगाह मारना,
ठीक है जी। तो सरसरी नज़र मारना क्या होता है आप लोगों का, वो होता है बर्ड्स आई व्यू, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य को देखना। समझ गए? जैसे मान लो सेंटेंस आ जाए, कुड समवन गिव अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑन द प्लान ऑफ द प्लान बिफोर वी डिस्कस द स्पेसिफिक डिटेल्स, कि हम इस डिटेल्स को मतलब इस प्लान को डिस्कस करें उससे पहले मेरे को थोड़ा सा ओवरव्यू होता है ना, ओवरव्यू देना, वही है ये। तो याद हो जाएगा। चलो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ये देखो आप लोग, ये क्या है भाई, ये होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हो ना, उसमें कुछ अच्छा हो जाए, बुरे में कुछ अच्छा हो जाए, है ना। सॉन्ग सुना है ना आपने, ठोकर सॉन्ग सुना है ना, उसमें क्या होता है, वो कांस्टेबल की तैयारी करने जाता है ना, उसको कांस्टेबल से निकाल दिया जाता है और उसकी वजह से वो और अच्छे से तैयारी करता है और लास्ट में इंस्पेक्टर बन के आता है। होता है ना, ठीक है, होता है। तो वही वाली बात है, कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा हो जाए, वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग क्या होती है, दुआ। डिस्गाइज क्या होता है, श्राप, बद्दुआ। बद्दुआ में भी दुआ छिपी है। एक ये मंच की एक ऐड आती है आप लोगों की, पेपर में दीपिका इस तरीके से आते हैं, पेपर में ये सेंटेंस आएगा आप लोगों का, यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिलेगी, यहाँ पे जो भी मतलब ईडियम्स है उसके नीचे अंडरलाइन मिलेंगी। 4 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, इस टाइप का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये है बद्दुआ के अंदर भी दुआ। अब इसके अंदर क्या है, ये औरत बैठी है, मंच वाली ऐड सब नहीं देखी है मेरे हिसाब से, 5 स्टार वाली ऐड देखी है ना। इसके अंदर क्या है, ये औरत यहाँ पे बैठी होती है, फिर इसका पर्स वर्स लाठी नीचे गिर जाती है, ये लड़का खड़ा खड़ा मंच खाता रहता है, ये बेचारी खुद लेने आती है, इसको कोसती हुई कि देख मदद नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा। इतनी देर में इसके पीछे से ऊपर से कुछ गिर जाता है, मतलब ये मरने से बच जाती है ना। तो वही बात है, था तो ये बुरा कि इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, बट हो गया अच्छा कि शुक्र है हेल्प नहीं करी, तो ये खुद उठ के आ गई। तो वही वाली बात है, कोविड-19 वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मैनी पीपल। कोविड-19 का जो दौर था वो वैसे तो बहुत बुरा दौर था, है ना, लेकिन ऑनलाइन चीज़ों के लिए वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए कोविड-19 बहुत ही लक्की साबित हुआ है कि शुक्र है कोविड आ गया तो हमारा ये काम चल गया। वही वाली बात है। तो उसने भी क्या काम किया, श्राप के अंदर भी दुआ का काम किया। अब ये देखो भाई, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, एक तो ब्लू आइड बॉय होता है, एक होता है एप्पल ऑफ आई, है ना, एप्पल ऑफ आई, दोनों का सेम मीनिंग है आप लोगों का, एप्पल ऑफ आई, इसका भी सेम मीनिंग है। अब ब्लू आइड बॉय भी है। आप ये नहीं बोलते हो कि तू तो मेरा है ना जिगर का छल्ला है, बोलते हो ना जिगर का छल्ला, वही वाला है ये, जिगर का छल्ला ही है ये, आंखों का तारा, ब्लू आइड। अब देखो, नीली आंखें, नीली आंखों वाला लड़का, एक नीली आंखों वाला लड़का, तो कितना प्यारा लगेगा ना, नीली आंखों वाला लड़का सबका फेवरेट लगेगा, है ना। ये बच्चा देख लो भाई, किसका मेरे को नहीं पता, जिसका यहाँ से ले जाना, ठीक है। ब्लू आइड बॉयज़ क्या होता है, नीली आंखों वाला लड़का। नीली आंखों वाला लड़का मतलब वो सबको प्यारा लगेगा, सबको फेवरेट लगेगा, वो सबका फेवरेट बनेगा। तो बस वहीं से एक होता है एप्पल ऑफ आई। अब है ना, कोई मान लो किसी को ये नहीं बोलना अब आपने कि हाय तू तो मेरे जिगर का छल्ला है, ऐसे नहीं बोलना। आपने बोलना तू मेरे आँखों का एप्पल है। क्या है, तू मेरे आँखों का एप्पल है। एप्पल का मतलब मेरे को तू बहुत प्यारा है, ठीक है, तू मेरी आंखों का एप्पल है। याद कर लेना इसको, ये पेपर में आता है कई बार, एप्पल ऑफ आई। ब्लू आइड इतना नहीं आता, बट एप्पल ऑफ आई बहुत बार आता है। तो तू मेरे आंखों का एप्पल है, इसका मतलब तू मुझे बहुत प्यारा है। समझ गए? समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जल्दी बताओ एक बार सारे बच्चे फटाफट से, आपको ईडियम समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जल्दी बताइए भाई, स्पीड के साथ। जल्दी बताओ। स्टार ऑफ आई, हाँ स्टार ऑफ आई लगा लो, एप्पल ऑफ आई लगा लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, रोहित इज टीचर्स ब्लू आइड बॉय। जो रोहित है वो टीचर का फेवरेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। ये वाला ईडियम्स जो है एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ईडियम्स कर रहे हैं भाई, ईडियम्स,
पेपर में एक ईडियम्स पक्का आता है, ये आपने भी देखा होगा, है ना। और वकैब का सेशन ऐसा है, वकैब के अंदर हम लोग ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये तो हम याद कर सकते हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स तो चलो हमारी किस्मत की बात होती है, क्या आ जाए पेपर में पता नहीं, आने को तो क्या पता गुड बैड आ जाए, है ना, इतना आसान भी आ जाए, ना आने को क्या पता कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कभी देखा ही ना हो। लेकिन ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हमारे हाथ में है, तो हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कैसे रिलेट करोगे, ये ब्लू है ना, ब्लू ब्लू आते ही माइंड में पिक्चर आनी चाहिए, ब्लू नीला, नीला क्या होता है, नीला नीला आसमान होता है, क्या होता है, नीला आसमान। पार्क में बैठे हो आप आराम से, ठीक है, पार्क में बैठे हो और एकदम से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू होता है आसमान, आसमान से एक बोल्ट आके आपके सिर पे लग गया, बोल्ट मतलब ये नट, ठीक है, आसमान से एक बोल्ट आके आपके सिर पे लग गया, तो ये आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, पहले ये बताओ। सीईटी में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, सीईटी में ईडियम्स नहीं आते, आते हैं, पिछली बार आया था, कौन सा ग्रुप डी में आया था मेरे ख्याल से, एलिफेंट वाला था, कौन सा था, ठीक है, ईडियम्स आते हैं भाई, आते क्यों नहीं। वोकैब इंग्लिश आएगी तो ईडियम जरूर आएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर में इंग्लिश आ रही है तो ईडियम्स पक्का आएगा। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू होता है नीला, नीला होता है आसमान, आसमान में से बोल्ट आके आपके सिर पे गिर गया, तो ये आपके लिए क्या है, बुरा होगा, ये ट्रेड है ना, बुरा होगा ये आपके लिए, एकदम से डिजास्टर का काम करेगा, अनफैमिलियर सिचुएशन होएगी, ये अनकंफर्टेबल जोन में चले जाओगे आप, है ना, ओके। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड, और एक बात और याद रखना, पेपर में ऑप्शन वाला क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड तो दे देगा, साथ में प्लीजेंट दे देगा, प्लीजेंट, बट ये नेगेटिव ईडियम है, नेगेटिव है ये। कई बार तो ऐसा भी होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, जो मतलब मान लो आपने सोचा ना हो कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, बट वो हो जाए, है ना, वो तो है अच्छी बात, क्या है वो, अच्छी बात है, उसके लिए आप ये यूज़ नहीं करोगे, ये है उल्टा, नेगेटिव मीनिंग है ये, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, दुखदायक चीज़ है ये। अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलेमिटी, कोई विपदा आ जाए, एकदम से सुनामी आ जाए, है ना, तो ये सारे क्या हैं आप लोगों के। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, डबल स्टार लगा लो, पेपर में आता है भाई, आ जाए तो मेरे को मत बोलना कि मैम आपने करवाया नहीं, ठीक है। क्या सुनना है भाई, सुमन बोलो भाई। एस्टेट में आएगा भाई, बिल्कुल आएंगे, एस्टेट में इंग्लिश आती क्यों नहीं, और इंग्लिश आएगी तो ईडियम्स पक्का आएगा। द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो उसके फ्रेंड की डेथ की न्यूज़ थी ना, उसने उसके ऊपर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का काम किया, इसका मतलब एकदम से शोक में चला गया वो, है ना। चलिए, कैलेमिटी होता भाई विपदा, आपदा, आपदा। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, एक तो होता है बोन ऑफ कंटेंशन, एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समझ रहे हो, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। क्या मीनिंग है दोनों का, मुहावरे होते हैं भाई, ओके, मुहावरे। ठीक है भाई, क्या मीनिंग होता है, बोन होता है हड्डी, कंटेंशन यानी अब ये दो कुत्ते हैं, इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण कौन बन रहा है, ये हड्डी बन रही है, कौन बन रही है, हड्डी बन रही है। इसका मतलब ऐसे अपन देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, फसाद की जड़, कि तू है सारे फसाद की जड़, तो जो वो फसाद की जड़ होता है ना, वो होता है आपका बोन ऑफ कंटेंशन, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन होता है फसाद की जड़, समझ रहे हो, झगड़े की जड़ बनना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण बनना, कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का कारण बनना। सीमा वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच में जो सीमा है वो झगड़े का कारण बनती है ना, बनती है ना, लड़की दो लड़कों के बीच में झगड़े का कारण, वही वाली बात है कि सीमा जो है वो दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़े का कारण बनती है, मेन फसाद की जड़ तो वही है, उसी की वजह से लड़ाई होती है, समझ गए। अब कोई सीमा हो तो वो अपनी बात, इसको, इस बात को दिल पे मत लेना, ठीक है, ये तू नहीं है, ये कोई और सीमा है। चलिए भाई,
आगे चलते हैं, दोनों मीनिंग को, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी वही होता है, एप्पल सेब। अब एक ऐसे रिलेट कर लेना इसको, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को, पेपर में वो आता है, बोन ऑफ कंटेंशन भी आता है, बट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ज़्यादा आता है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, आप और आपका कोई भाई बहन था, घर में एक एप्पल रखा था, एप्पल को एक बार मतलब आपने अपने लिए रखा था, आपके भाई बहन ने निकाल के खा लिया, तो झगड़े का कारण कौन बना, एप्पल बना। ऐसे याद कर लेना। इन चीज़ों को जब भी ऐसे रिलेट करके करोगे ना तब जाके याद होएंगे, ये अदरवाइज याद नहीं होएंगे भाई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है आप लोगों के सामने, अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप, चाइनीज शॉप थी भाई, एक मॉल था, कोई क्या था, मॉल था। मीनिंग देखने से पहले उसी के अंदर से मीनिंग ढूंढेंगे हम। 90% ईडीएम है ना, खुद में ही अपना मीनिंग दे देते हैं, अलग से उनका मीनिंग नहीं होता, अपने नाम में ही मीनिंग छिपा होता है उनका। समझ गए? चलिए, अब बुल इन चाइना शॉप, चाइनीज शॉप थी, एक मॉल था, कोई मोबाइल वगैरह की शॉप थी, उसके अंदर एक बुल, एक सांड घुस गया। अब एक बात बताओ, बुल का वहाँ पे क्या काम भाई? चाइनीज शॉप है एक, वहाँ पे क्रोकरीज रखी है, बहुत सारा सामान रखा है, तो बुल का वहाँ पे क्या काम? बुल सांड होता है, बिल्कुल होता है भाई, बैल। ठीक है, तो उसका वहाँ पे क्या काम? ओके, तो क्या हो जाएगा ये, एन एक्सट्रीमली ऑकर्ड। ऑकर्ड क्या होता है? अजीब। कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अजीब है ना, बिल्कुल अजीब, कोई भी चीज़ बिल्कुल अजीब है। क्लमजी पर्सन, क्लमजी पर्सन क्या होता है? अनाड़ी व्यक्ति। क्या होता है? अनाड़ी। अब मान लो किसी को डांस का डी नहीं आता हो और उसको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए कि तू डांस करके दिखा, तो वो क्या है वहाँ पे? वो बुल इन चाइना शॉप है। समझ गए? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, मान लो किसी को सिंगिंग नहीं आती बिल्कुल, उसको इंडियन आइडियल में भेज दिया जाए, जा भाई तू सिंगिंग करके आ, तो वो क्या है वहाँ पे? बुल इन चाइना शॉप है। ओके, रटते नहीं है कभी भी वकैब को, रटते नहीं है, तो बुल इन चाइना शॉप क्या हो जाएगा? अनाड़ी व्यक्ति। एज अ पॉलिटिशियन ही वॉज अ बुल इन चाइना शॉप एंड ऑफन हैड टू अपोलोजाइज फॉर हिज रफ स्पीच। पॉलिटिशियन होने के नाते वो एक बुल इन चाइना शॉप है, क्योंकि वो हमेशा उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है अपनी स्पीच की वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम है आप लोगों के सामने, ये वाला बर्निंग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इडियम। स्टार लगा लेना, पेपर में बहुत बार देखने को मिला बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्या होता है? जलना, जला हुआ क्वेश्चन। जला हुआ क्वेश्चन से रिलेट है कि भाई एक हॉट इशू, जला, हॉट है ना, अ हॉट इशू, अ हॉट इशू, इसका मतलब एक ऐसा इशू जिसके ऊपर रोज़ बात होती ही होती है। जैसे आज के टाइम पे सीईटी है अपना, है ना, आज के टाइम पे जो अपना सीईटी है, वो सीईटी क्या है? एक बर्निंग क्वेश्चन है। क्या है आज के टाइम पे सीईटी? एक बर्निंग क्वेश्चन, एक हॉट इशू, है ना, एक गहरा मुद्दा है जिसके बारे में बात करते ही करते हैं। तो ये क्या है आप लोगों का? ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? बर्निंग क्वेश्चन है। द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ बर्निंग क्वेश्चन। टैक्स का जो क्वेश्चन है ना, टैक्स का क्वेश्चन हमेशा लोगों के बीच में एक बर्निंग क्वेश्चन रहा है। मतलब हर किसी उसके अंदर टैक्स के बारे में बात होती ही होती। आग लगाने वाला मामला नहीं होता ये विकास, ये आग लगाने वाला मामला नहीं है ये। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके बारे में बात होती होती है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, चर्चित मुद्दा, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, केक वॉक। केक वॉक भाई देखो, ये वाला भी पेपर में आया था और बिल्कुल आसान है याद करना, बिल्कुल ही आसान। केक वॉक, केक तो खाया है ना सबने, है ना, केक खाया है। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि यहाँ पे ना अंगारे पड़े हुए हैं, आग पड़ी हुई है, कांटे पड़े हुए हैं, आप इन पे चल के दिखाओ, क्या आप चल दोगे? मैंने आपको ये बोल दिया कि अंगारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, आग, कोयले, तो आप उन पे चल के दिखाओ नंगे पैर, क्या आप चल दोगे? नहीं चल सकते। और ऐसी ही बात मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे केक पड़ा हुआ है, केक, तुम इस पे चल के दिखा दो, केक पे चल दोगे? बिल्कुल चल दोगे। केक में क्या है? चल दोगे ना। केक वॉक, केक पे चलना, इसी को तोड़ लो, इसी वर्ड को तोड़ लो बस, केक वॉक, केक पे चलना। केक पे चलना क्या बिल्कुल आसान काम है, हो जाएगा याद। समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान काम, एन इजी अचीवमेंट, बहुत ही आसान अचीवमेंट जो आराम से मिल जाएगी हमें, है ना, इजी टास्क। ओके।
एन ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली ईजी, बहुत ही ज़्यादा आसान काम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट अ केक वॉक दीज डे। इन दिनों जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो तुम ये बातें करते करते पढ़ते हो ना, इससे पेपर क्लियर नहीं होएगा। ओके सेंटेंस बनाना नहीं आता शीतल, पेपर में सेंटेंस बनाना नहीं आता। ये 10th और 12th में आते थे अपने सेंटेंस बनाने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। बस इतना आएगा आपको, या तो अकेला ही ये दे देंगे अ केक वॉक, बस इतना दे दिया आपको, ठीक है, अ इजी टास्क, अ डिफरेंट टास्क, ऑप्शन में से आप देख के बता दो, या फिर पेपर में ये कंप्लीट सेंटेंस दे देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे कि भाई इसका मीनिंग बता दो, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे। दो ही तरीके से इडियम्स आता है पेपर में, ठीक है, समझ गए? ओके तो चलो देखो, केक वॉक का पता चल गया ना। चाइल्ड प्ले की इडियम और होता है चाइल्ड प्ले, सेम मीनिंग इसका है। अगर ये आ जाए ना चाइल्ड्स प्ले, इसका भी सेम मीनिंग है। क्या? ये भी इजी टास्क ही होता है, चाइल्ड प्ले भी और केक वॉक भी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ऑफ वॉर्म। अब ये देखिए, कैन ऑफ वॉर्म, कैन ऑफ वॉर्म क्या होता है भाई? आपने कैन खरीदा, एक कैन मतलब ये ड्रिंक व्रिंक करने वाला, अपना कोल्ड ड्रिंक वाला है ना, आपने कैन खरीद लिया। वॉर्म्स क्या होता है? कीड़े। कैन के अंदर बहुत सारे कीड़े निकल के आ गए। आपने तो ड्रिंक खरीदी थी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, उसके अंदर से कीड़े निकल के आ गए, तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन होएगी या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होएगी? कॉम्प्लिकेटेड होएगी, है ना, समझ रहे हो ना। मान लो आपकी पैंट थी, आपने घर पे धोने के लिए दी अपनी वाइफ को, वहाँ से ये पर्ची निकल के आ गई, इस पे लिख रखा है किसी लड़की का नंबर, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए किसका काम करेगी? कैन ऑफ वॉर्म्स का काम करेगी। किसका काम करेगी? कैन ऑफ वॉर्म्स का। यहाँ देखिए, डार्लिंग आई डोंट वॉन्ट टू ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स। मैं कैन ऑफ वॉर्म्स ओपन नहीं करना चाहती। इसका मतलब क्या है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं करना चाहती पैदा, ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा नहीं करना चाहती। बट आई फाउंड ए वुमेन्स फोन नंबर इन योर पॉकेट। लेकिन मुझे तुम्हारी पॉकेट में एक वुमेन का नंबर मिला है, अब मैं क्या करूं, है ना। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कैन ऑफ वॉर्म है, ये आपकी जटिल परिस्थिति, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये आपकी, समझ गए? अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। कैन ऑफ वॉर्म इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना, सीरियसली याद कर लेना इसको, और मेरे हिसाब से अब तो आप भूलोगे नहीं ये। चलिए आगे देखते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इडियम है ना भाई, सारे प्रीवियस ईयर के तो हैं ही, वहीं से उठा रखे हैं, है ना, पेपर में तो आए हैं ये कभी ना कभी, और आए हैं तो आप वाले में भी आ सकते हैं बिल्कुल। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट क्या होता है? गाजर। स्टिक क्या होता है? छड़ी। अब एक गधा है, गधा, उसके आगे तो गाजर लटका रखी है, वो तो है अच्छी बात, गाजर को देख के वो आगे बढ़ता जाएगा, और पीछे से उसको छड़ी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीछे से उसको छड़ी मार रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैरेट अप्रोच, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब किसी भी काम को चाहे प्यार से चाहे मार से, है ना, शाम दाम दंड भेद, प्यार से करो या मार से करो, ठीक है जी। तो वही वाली बात है, कैरेट है, कैरेट खिला के तो इसको प्यार से आगे बढ़ा रहा है, पीछे से स्टिक मार रहा है, इसका मतलब प्यार से या मार से, शाम दाम दंड भेद। रिवॉर्ड्स दो उसको, इनाम दो, या फिर उसको पनिशमेंट दो, मतलब कैसे भी करके उसका बिहेव चेंज करना है आपने, या तो रिवॉर्ड करके दो या पनिशमेंट करके दो। ओके चलिए नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हार्ट। अब देखिए भाई, चेंज ऑफ हार्ट, जितने भी हार्ट से रिलेटेड इडियम्स है ना, सारे अभी करेंगे हम लोग। हार्ट से रिलेटेड इडियम्स हैं, सारे के सारे अभी करेंगे, और बहुत बार ये सारे इडियम्स हैं हार्ट से रिलेटेड। अ चेंज ऑफ हार्ट, एक बात बताओ, अभी आपने क्या किया, प्लान किया कि भाई मैं तो है ना कल सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, है ना, 4 बजे का अलार्म भरा आपने, बट आप उठे नहीं। फिर बाद में आपकी मम्मी ने पूछा तो क्यों नहीं उठा भाई, फिर आपने बोला कि मैंने ना मन बदल दिया, अब मैं सुबह नहीं मैं शाम को पढ़ा करूँगा, है ना, मन बदल दिया, चेंज ऑफ हार्ट, मन बदल दिया। इसका मतलब क्या? विचार में बदलाव हो गया। आसान था ना ये, तो बिल्कुल ही आसान था। पहले तो एक बार सारे बच्चे मेरे को ये बता दो कि ये विजिबल है क्या?
मैंने इनको थोड़ा जूम किया है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, जल्दी बताइए, बताओ भी एक बार, यस और नो, स्पीड के साथ। विजिबल है या नहीं है? चेंज इन ऑप्शन नहीं, चेंज इन ओपिनियन, ओपिनियन में चेंज आना। बताओ भी, क्योंकि यहाँ पे ये जूम है, वो ब्लर है थोड़ा सा, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर है, वेरी गुड। देखो भाई, फर्स्ट वाला है हैव अ हर्ट। क्या है फर्स्ट वाला? हैव अ हर्ट। हैव अ हर्ट का मतलब क्या है? दिल रखना। हाँ, कई बार क्या होता है, कोई इतना खड़ूस होता है, मुझको क्या बोलते हैं कि तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। अगर दिल नहीं होता तो मर नहीं जाता। कोई इंसान दिल के बिना जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। बट ये ईडियम है क्या कि तेरे अंदर दिल नहीं है। दिल नहीं है का मतलब तू बहुत ही निर्दयी है, मतलब दया ही नहीं है तेरे अंदर, तो है ना, तेरे अंदर दया ही नहीं है। उसके लिए ईडियम आता है हैव अ हर्ट, बी मर्सीफुल, दया होना, दिल रखना। अब जिसके अंदर दिल है मतलब वो दयालु है, जिसके अंदर दिल नहीं है वो दयालु नहीं है। तो बस वही बात है, हैव अ हार्ट का मतलब दिल रखना, इसका मतलब दयालु हो आप, बी मर्सीफुल। ठीक है, आपके अंदर दिल है, हो, ओके। नेक्स्ट है हैव यू हर्ट सेट ऑन समथिंग। इसको कैसे याद करेंगे? हैव योर हर्ट, तुम्हारा दिल, सेट, सेट है किसी चीज़ पे, समथिंग, किसी चीज़ पे दिल सेट है। इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़, कोई इंसान जिस पे सेट, बिल्कुल सेट है दिल। इसका मतलब क्या है? आप उस चीज़ को चाहते हो। नाम से ही पता चल रहा है भाई। मैं तो इन्हीं की हिंदी कर रही हूँ, इनकी हिंदी से ही हम लोग मीनिंग पे पहुँच रहे हैं। अब कोई भी चीज़, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर आपका दिल बिल्कुल सेट है एकदम से, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ आपको चाहिए है, आप उस चीज़ को पसंद करते हो, है ना। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? टू वॉन्ट समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को बिल्कुल दिल से चाहना, बहुत ज़्यादा चाहना, उसके लिए इडियम यूज होएगा हैव यू हर्ट सेट ऑन समथिंग। नेक्स्ट है ईट योर हर्ट आउट। ईट योर हर्ट आउट। कई बार हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे को तो है ना अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है ना, ठीक है, मेरे को तो अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है। इसका मतलब क्या? आप जल रहे हो बिल्कुल अंदर ही अंदर। क्या बोला मैंने? इसका मतलब आप अंदर ही अंदर जल रहे हो। तो बस वही बात है, ईट खाना, हर्ट दिल, अंदर ही अंदर दिल खाए जा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर दिल को कुछ खा रहा है। इसका मतलब आप जल रहे हो, जलन फील कर रहे हो, जेलस। क्या फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो आप लोग? जेलस फील कर रहे हो। तो ईट योर हार्ट आउट का मतलब होता है वी से दिस व्हेन वी मेक समवन जेलस। जब हम जलन फील करते हैं तो वो क्या होता है आप लोगों का? ईट योर हार्ट आउट। इन अ हार्ट बीट, इन अ हार्ट बीट, हार्ट बीट में रहना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपको जैसे स्पीच देने का फोबिया है कहीं पे, मतलब आपको डर लगता है कहीं भी ऑडियंस में बोलने से, और आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए कि तू बोल भाई, तो आपकी हार्ट बीट तेज होएगी या हार्ट बीट में ही रहोगे? जल्दी बताओ। आप लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट के अंदर ही रहोगे, मतलब नॉर्मल रहोगे, क्योंकि आपको स्पीच तो देनी आती नहीं, आपको तो फोबिया उस चीज़ का। तो आप क्या कहेंगे कि तब तो मैम हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप हेजिटेशन फील करोगे, बिल्कुल। बट ईडियम है ये उल्टा। क्या है? इसने तो बोला है हार्ट बीट में रहना है, इसका मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई भी हेजिटेशन नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा? वेरी क्विकली, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के किसी काम को जल्दी जल्दी कर देना, वो क्या होता है? इन अ हार्ट बीट, हार्ट बीट में रहना है, कोई हेजिटेशन नहीं है। ऑप्शन हिंदी में आएंगे इंग्लिश में? क्या कह रहे हो काजल? हिंदी में क्यों आएगा? इंग्लिश में हिंदी कहाँ आती है? इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। हम बच्चे थोड़ी हैं जो हिंदी टीचर को बोल देते थे कि जी हिंदी लिख देना साथ में, पेपर में बैठोगे तुम, ऑप्शन में इंग्लिश टू इंग्लिश आएगी। तो क्या हो जाएगा? इन हार्ट बीट, हार्ट बीट में रहना है, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं करनी आपने। हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल। क्या? पत्थर का दिल, है ना। किसी का कांच का दिल होता है ना, कांच का दिल था टूट गया, बट अगर पत्थर का दिल हो तो ऐसे नहीं बोलते हैं तू तो पत्थर का इंसान, तेरा तो दिल पत्थर का है भाई। पत्थर का होने का मतलब है तेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या? तेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, नो फीलिंग्स,
अ हार्ट ऑफ स्टोन का मतलब पत्थर का दिल होना, इसका मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। लॉस वन हर्ट्स टू, लॉस वन हर्ट्स टू, किसी का दिल गुम हो जाए, क्या बोला मैंने, किसी का दिल गुम हो जाए, दिल चोरी हो जाए तो क्या होता है, किसी का दिल चोरी हो जाए, लॉस चोरी हो जाना, गुम हो जाना, वंस हर्ट टू दिल गुम हो गया तो भाई फिर मर नहीं जाएंगे अपा, अगर दिल ही चला गया तो, अगर दिल ही निकल के चला गया शरीर से तो मर जाएंगे, बिना दिल के शरीर इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन ये इडियम है ना, तो किसी का दिल चोरी हो गया इसका मतलब उसको प्यार हो गया, फॉल इन लव, क्या हो जाएगा, फॉल इन लव, ठीक है भाई। आगे चलो, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्रॉस माई हर्ट, क्या है, क्रॉस माई हर्ट, क्रॉस माई हर्ट, क्रॉस लगा दो हर्ट पे, इसका मतलब दिल चीर के दिखा दो, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है ना, होता है ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, इसका मतलब आप वो ये कह रहे हो कि तू मान ले, मेरा विश्वास कर ले, मैं सच बोल रहा हूँ, अब दिल चीर के दिखाऊं क्या, अगर आप दिल चीर के दिखा दोगे इसका मतलब क्या आप सच बोल रहे हो, क्या बोला मैंने, अगर आप दिल चीर के दिखा दोगे इसका मतलब आप सच बोल रहे हो, तो वही है क्रॉस माई हर्ट, दिल पे क्रॉस लगा के चीर दिया उसको, तो इसका मतलब टेल द ट्रूथ, सच बताना, ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है। ओके जी, याद हो रहे हैं ना इडियम साथ के साथ, क्रॉस माई, अब हमें याद करने से मतलब है चाहे कैसे भी करें, और इडियम्स का तो काम ऐसा है अगर अपने से रिलेट करके याद करोगे ना तो जल्दी याद रहेंगे, अदरवाइज भूल जाओगे, ओके। तो क्या होता है क्रॉस माई हर्ट, टेल द ट्रूथ, हनुमान जी ने दिल चीर के दिखाया था ना, हनुमान जी की बातों पे विश्वास नहीं किया था किसी ने, तो उन्होंने दिल चीर के दिखाया था कि मेरे अंदर राम सीता है ना, तो वही वाली बात है, उन्होंने सच बोला था फिर। चलिए भाई, झूठ तो वैसे ही बोलते हो, है ना। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से किसी चीज़ को चाहना, हार्ट दिल, सोल आत्मा, दिल और आत्मा से किसी चीज़ को चाहना, इसका मतलब दिलो जान से, ठीक है, इसका मतलब कंप्लीटली उस चीज़ को चाहना, एंटायरली पूरे तरीके से उस चीज़ को चाहना होता है हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा से उस चीज़ को चाहना होता है हार्ट एंड सोल, ठीक है। नेक्स्ट, वियर हार्ट ऑन इट्स स्लीव्स, वियर हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, कई बार क्या होता है मतलब हमारे मन में यूं चलता है कि भाई है ना अगला बंदा क्या सोच रहा है ना, हम यूँ सोचते हैं, हमें मतलब अंदर ही अंदर यूँ होता है कि उस इंसान के बारे में सब कुछ पता करना है कि वो क्या सोच रहा है, उदास क्यों है, खुश क्यों है, होता है ना कि उसकी फीलिंग्स है ना हमें पता रहनी चाहिए हर टाइम, होता होगा ये। तो इसका मतलब क्या है, वो दिल को स्लीव्स पे निकाल के रखेगा कि ले भाई, ऐसे निकाल के घूमेगा वो कि ले तेरे को पता चलता रहेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। तो वियर्स हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, हर्ट को हम मतलब ऐसे हाथ में रखना, अपने बाजुओं में पहने रखना, इस टाइप का कि ऑलवेज लेट्स फीलिंग बी नोन, हमेशा ये जानने के लिए रहना कि भाई अगला बंदा सोच क्या रहा है, फीलिंग्स पता करते रहना। नेक्स्ट है ब्रोकन हर्ट, दिल टूट गया भाई आपका, अब बताओ क्या हो गया, ब्रोकन हर्ट, ब्रोकन टूट गया, दिल टूट गया, इसका मतलब प्यार गुम हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट है नॉन बाय हर्ट, किसी को दिल से जानना, किसी को दिल से जानेंगे तो फिर वो मेमोरी बन के रह जाएगा, है ना, हमेशा उसी की याद आएगी। नो बाय हर्ट, मेमोराइज, उसको याद करते रहना हमेशा, नो बाय हर्ट। तो ये काम आप लोग ईडियम्स के साथ करेंगे, जो ये नो बाय हर्ट वाला ईडियम है ना, ये आज आप लोगों का ईडियम्स के साथ है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, एक तो ईडियम्स यहाँ तक हर्ट वाले सारे हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है, हर्ट वाले सारे हो चुके हैं, फटाफट देख लो एक बार। हैव अ हर्ट, दिल रखना मतलब दया होना, ओके। उसके बाद है हैव यू हर्ट सेट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे दिल आ जाना मतलब उस चीज़ को चाहना। उसके बाद है ईट योर हार्ट आउट, दिल ही दिल में जलना, जेलसी फील करना। उसके बाद है हार्ट बीट में रहना, बिना हेजिटेशन के काम को करना। उसके बाद हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल, कोई फीलिंग नहीं है आपके अंदर। लॉस वन हर्ट टू, किसी का दिल चोरी हो जाना, इसका मतलब फॉल इन लव। क्रॉस माई हर्ट, दिल चीर के दिखाना, सच बताना। हार्ट एंड सोल, दिल आत्मा से किसी काम को करना,
किसी काम को करना तो कंप्लीटली तरीके से, पूरे तरीके से उस काम को करना। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, हाथ दिल को हथेली पे रखना, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताना। ब्रोकन हार्ट, दिल टूट जाना, प्यार गुम हो जाना। नो बाय हार्ट, किसी को दिल से जानना, मतलब कि उसको याद करते रहना। तो ये आप लोगों के इडियम्स थे। और क्लास आज लोग की कैसी लगी आप लोगों को ये ज़रूर बताना क्लास ख़त्म होने के बाद, लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। और कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे वो भी बता देना। और जितने भी इडियम्स हुए हैं सारे के सारे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। मेरे हिसाब से तो रिवाइज की ज़रूरत है नहीं, बट रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब तो आप लोगों को लग रहा है कि ये याद हो गए, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। तो क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।